हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम जो अपना साइंस पेडागोजी है उसका जो ये टॉपिक है इसको हम क्वेश्चन से कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन से करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और क्वेश्चन से तुम्हें ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा और साथ में तुम्हारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस पेडागोजी का नया टॉपिक है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है बच्चों कि इसमें इंडिपेंडेंट चर कौन सा होता है। मतलब क्या है कि टीचर इंडिपेंडेंट होता है या फिर स्टूडेंट इंडिपेंडेंट होता है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमेशा टीचर ही इंडिपेंडेंट होगा। आप लोग भूल जाते हो कि स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट कर देते हो। स्टूडेंट कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो इंडिपेंडेंट होता है वो टीचर होता है। ठीक है, सेकंड देखो, एजुकेशन एक बाइपोलर प्रोसेस है। मतलब क्या है, इसमें एक स्टूडेंट होता है, एक स्टूडेंट है और दूसरा है एक टीचर है। ठीक है, तो बाइपोलर प्रोसेस है। ये बात किसने बोली थी कि जो एजुकेशन है एक बाइपोलर प्रोसेस है? एडम्स, रोस, रूसो, ड्यूबी नहीं। देखो, ये बात किसने बोली थी? एडम्स ने। एडम्स ने क्या बोला था कि एजुकेशन के अंदर सिर्फ दो ही पोल होते हैं, एक पर टीचर होता है और दूसरे पर स्टूडेंट होता है। ठीक है, तो बाइपोलर प्रोसेस किसने बोला था? एडम्स ने। एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। एजुकेशन है ट्राइपोलर प्रोसेस है। ये बात किसने बोली थी? तो एजुकेशन देखो बच्चों, ट्राइपोलर क्या होता है अपना, जहां पर तीन पोल हो। यहाँ पर टीचर है, यहाँ पर स्टूडेंट है और यहाँ पर अपना कैरिकुलम है। जहां पर तीन पोल हो वो बात किसने बोली थी? रोस ने, जॉन डेवी ने, हर्बर्ट ने, नैनन। तो जो ट्राइपोलर प्रोसेस के बारे में जॉन डेवी ने बात की थी, बाइपोलर के बारे में एडम्स ने और ट्राइपोलर के बारे में जॉन डेवी ने। ठीक है, एजुकेशन क्या है? ट्राइपोलर प्रोसेस है। क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे वहां पे। ठीक है, विच वन इज द फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। देखो, फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का बिल्कुल औपचारिक तरीके से एजुकेशन हमें कहां पर मिलती है? क्या हमें स्कूल में मिलती है, लाइब्रेरी में मिलती है, परिवार में मिलती है या फिर म्यूजियम में मिलती है? देखो, एजुकेशन तो बच्चों हमें हर जगह से मिलती है। हर जगह से हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। लाइब्रेरी से भी मिलता है, परिवार से भी मिलता है और संग्रहालय से भी मिलता है। बट जो औपचारिक होती है, बिल्कुल सिस्टमैटिक, वो हमें स्कूल से मिलती है, एक सिस्टम से। ठीक है, कि ये बुक्स है, सेमेस्टर होते हैं, 6 महीने में तुम्हारे एग्जाम होंगे। जो बिल्कुल सिस्टम होता है, प्लान होता है, वो स्कूल के अंदर होता है। तो फॉर्मल एजेंसी है एजुकेशन की, वो होता है हमारा स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फॉर्मल एजुकेशन और स्कूल ट्रेनिंग रिप्रेजेंट, ऐसे बोला औपचारिक शिक्षा। ठीक है, यह स्कूल प्रशिक्षण किस इसका प्रतिनिधित्व करता है? लर्नर प्रोग्राम ऑफ स्टडी, प्लान्ड प्रोग्राम ऑफ स्टडी, कलेक्टिव प्रोग्राम ऑफ स्टडी, बेसिक प्रोग्राम ऑफ स्टडी। देखो, सारे ही देखने में अच्छे लग रहे हैं, बट जो फॉर्मल एजुकेशन है वो एक प्लान्ड है। ठीक है, वो एक प्लान्ड है। यहाँ पर देखो, जब तुम स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो तुम्हें सबसे पहले बुक दी जाती है कि ये 12 बुक है, तुम्हें इस साल में कंप्लीट करनी है। ये 6 है एक सेमेस्टर में, ये 6 है नेक्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारे एग्जाम होंगे। ठीक है, बिल्कुल एक प्री प्लान चीज होती है फॉर्मल एजुकेशन में। ठीक है, एक बिल्कुल प्री प्लान चीज होती है यहाँ पे। तो फॉर्मल एजुकेशन का प्लान प्रोग्राम ऑफ स्टडी है। ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी है या फिर कोरस्पोंडेंस है। ठीक है, आर द टाइप ऑफ विच एजुकेशन, कौन सी एजुकेशन में आते हैं? ओपन यूनिवर्सिटी, ये बच्चों फॉर्मल में आते हैं, इनफॉर्मल में आते हैं, नॉन फॉर्मल में। देखो, ये जो ओपन यूनिवर्सिटी है ये नॉन फॉर्मल में आते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी है ये नॉन फॉर्मल में आते हैं। लेकिन जो ये हमारा जो स्कूल वगैरह, ये जो मतलब सिस्टमेटिक जहाँ पे हमें एजुकेशन मिलती है वो हमारा फॉर्मल के अंदर आता है। ठीक है, और जो हमें परिवार से मिलती है या फिर आस पड़ोस से जो एजुकेशन हमें मिलती है वो हमारा इनफॉर्मल आता है। ठीक है, तो ये ओपन यूनिवर्सिटी कोरस्पोंडेंट बिल्कुल याद रखना है, ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। ये नॉन फॉर्मल है। ठीक है, ये क्या है बच्चों? नॉन फॉर्मल। वह शिक्षा जो जानबूझकर, विचार पूर्व, पूर्व निर्देशित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार, देखो सारी चीजों में पूर्व निश्चित, पूर्व निर्धारित, निश्चित विधियां। ठीक है, जानबूझकर, विचार पूर्वक, सारे जो वर्ड हैं वो किसको प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? फॉर्मल एजुकेशन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फॉर्मल एजुकेशन को। या तो पेडागोजी को आप हिंदी में जरूर पढ़ना एक बार। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ो तो अच्छी बात है, लेकिन हिंदी में भी एक बार जरूर पढ़ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन को ये सारे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, फॉर्मल। एक शिक्षक को शिक्षा देने में समानता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए।
ठीक है। इसमें समानता का सिद्धांत का क्या अर्थ है? समानता का सिद्धांत मतलब एक शिक्षक है उसको बिल्कुल पूरी क्लास को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो समानता है वो क्या दर्शाती है हमें? समानता क्या दर्शाती है? सभी छात्रों को प्रवेश के समान अवसर, अधिकाधिक स्कूल खोलना, सभी को उपलब्धि। देखो, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, तुम लोगों को अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी, होलिस्टिक अप्रोच, ऐसे वर्ड दिख जाए ना, बिल्कुल चिपक जाना उन वर्ड से, ठीक है। पेडागोजी में बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड होते हैं ये। होलिस्टिक अप्रोच है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, समान अवसर है, इंक्लूसिव एजुकेशन है। ये जो वर्ड होते हैं ना बच्चों पेडागोजी में बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड होते हैं, बिल्कुल चिपक जाना इनसे, ठीक है। और जो ये अनुशासन है, करिकुलम पूरा करना, ये बिल्कुल नेगेटिव वर्ड होते हैं पेडागोजी में, कभी मत जाना इनके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? आंसर अपना सी है, ठीक है। हाउ डज ए फैमिली अफेक्ट द एजुकेशन ऑफ चाइल्ड? परिवार किस प्रकार बच्चे की शिक्षा को प्रभावित करता है? बच्चे को सुविधाएं प्रदान करके, बच्चे को स्कूल भेजकर, बच्चे के गृह कार्यों में मदद करके, सामाजिक सांस्कृतिक के संस्कार उत्पन्न करके। देखो ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था। जो परिवार होता है बच्चों, परिवार ही बच्चे का मोरल डेवलपमेंट करता है, ठीक है। उसका जो मोरल डेवलपमेंट है, मतलब जो संस्कार, ऐसे नहीं बोलते कि तुम्हारे परिवार में तुम्हें क्या संस्कार दिए, ठीक है। संस्कार कौन देता है? परिवार देता है। सामाजिक संस्कृति के संस्कार उत्पन्न करता है परिवार। तो बच्चे की शिक्षा को प्रभावित करते संस्कार बच्चे के अंदर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर है डी अपना। द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन गिविंग द टीचिंग ऑफ लाइफ वैल्यू, जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रदान करने में सर्वाधिक योगदान किसका है? ये क्वेश्चन वैसे कल किया था, ठीक है। आप आंसर दे सकते हो इसका बिल्कुल आसानी से। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले किससे डील करता है? क्या वो फ्रेंड से डील करता है? नहीं, बाद में आते हैं। तो नेबर भी बाद में आते, कम्युनिटी समाज भी बाद में आता, परिवार से मिलता। वो सबसे पहले परिवार से, माता पिता से, दादा दादी से, इनसे मिलता है। और यही जीवन मूल्यों में शिक्षा प्रदान करने में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? परिवार का होता है, ठीक है। परिवार ही बच्चे को मोरल डेवलपमेंट सिखाता है। परिवार से बच्चा बहुत चीजें सीखता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि जो बच्चे का जो पालन पोषण है वो एक बेहतरीन करना चाहिए, उसकी सोच है, थिंकिंग है, वो परिवार बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर है डी। औपचारिक शिक्षा था खुले अधिगम केंद्रों में मूल अंतर किस बात का है? औपचारिक शिक्षा जो सिस्टमेटिक होती है, खुले केंद्रों में किस बात का अंतर है? खुले अधिगम क्षेत्रों में अत्यधिक आधुनिक सहायक सामग्री का उपयोग होता है। औपचारिक विद्यालय अत्यधिक सुव्यवस्थित होते हैं। खुले अधिगम केंद्रों में विषय विकल्प अधिक होते हैं। दोनों में अधिगम शैली भिन्न भिन्न होती है। देखो, जो इसमें फॉर्मल स्कूल्स है और सेंटर ऑफ ओपन लर्निंग है, इनमें एक ही फर्क होता है बच्चों कि जो फॉर्मल स्कूल होते हैं ये मोर सिस्टमेटिक होते हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक होते हैं ये, ठीक है। और जो देखो खुले अधिगम केंद्रों में अत्यधिक सामग्री, सामग्री का तो कोई रोल ही नहीं होता, सामग्री तो बराबर ही होती है। खुले अधिगम क्षेत्रों में विषय विकल्प, विषय विकल्प जितने हमारे पास विषय विकल्प होते हैं उतने ही वो चॉइसेस हमारे पास भी सब्जेक्ट की उतनी होती है, उनके पास भी इतनी होती है, ठीक है। हमारे पास मतलब हम लोग इन्हीं स्कूलों में पढ़े हुए सिस्टमेटिक, ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ। दोनों की अधिगम शैली भिन्न भिन्न होती है। नहीं, डिलीवरी ऑफ लर्निंग तो सेम ही होगी, ठीक है। डिलीवरी ऑफ लर्निंग अलग अलग कैसे होगी? खुले अधिगम केंद्रों में विषय विकल्प भी, चॉइसेस भी बिल्कुल बराबर ही होती है। हाँ, लेकिन फॉर्मल स्कूल सिस्टमेटिक होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिस्टमेटिक होते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा बी, ठीक है। आइडियल टीचर कैसा होना चाहिए? आइडियल टीचर कैसा होना चाहिए? कवरफुल कोर्स, देखो ये कोर्स वगैरह ये आ जाए ना, डिसिप्लिन कोर्स, बिल्कुल हट जाना इन वर्ड से, ठीक है। ये नहीं, आंसर कभी नहीं होंगे। फुल कोर्स नहीं, कभी नहीं। हेल्प स्टूडेंट्स इन लर्निंग, सीखने में मदद करता है। इज ए फ्रेंड्स फिलोसफर गाइडर, देखो कितना अच्छा वर्ड है सी। लाइक डिसिप्लिन, इसको तो बिल्कुल कट्टा मारो। टीचर को हमेशा फ्रेंड्स के जैसे बिहेव करना चाहिए, मतलब एक फ्रेंडली बिहेव होना चाहिए, फिलोसफर होना चाहिए, गाइडर होना चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए। ऐसे वर्ड टीचर के लिए अगर मिले तो उनके साथ ही जाना है, ठीक है। एक्चुअल में टीचर को होना भी ऐसा ही चाहिए, बच्चे को मतलब इतना मोटिवेट रखना चाहिए किसी भी चीज के लिए कि मतलब एक फ्रेंडली बिहेव होना चाहिए टीचर का। रिस्पेक्ट भी उसी टीचर की होती है जो एक अच्छा बिहेव रखता है, ठीक है। ये नहीं कि आपने लेक्चर मेथड दिया, बच्चों के साथ इंटरेक्शन ही नहीं की और चले गए, तो वो आइडियल टीचर का गुण नहीं है। आइडियल टीचर बच्चों के साथ बिल्कुल इंटरेक्शन करता है, एक फ्रेंड बनता है, फिलोसफर बनता है, गाइडर, टाइम टाइम पर उनको गाइड करता है, ठीक है। तो आंसर है इसका सी, ठीक है। एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान हो, क्योंकि
अच्छा, अधिगम सिद्धांतों का ज्ञान हो, क्योंकि इससे अध्यापक को लर्नर की आवश्यकताओं को जानने में सहायता मिलती है। इससे अध्यापक को लर्नर की अभिवृत्ति, अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है। इससे अध्यापक को जानने में सहायता मिलती है कि लर्नर किन किन रूपरेखाओं से सीख सकते हैं। उसे कक्षा में अनुशासन, देखो सबसे नेगेटिव तो यही है, कटो करो इसको, ठीक है। इससे अध्यापक को लर्नर की आवश्यकताओं को जानने में, देखो सबसे जो पॉजिटिव है ना इसमें बी है, इट हेल्प द टीचर टू अंडरस्टैंड द एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर, ठीक है, कि जो एटीट्यूड और इंटरेस्ट क्रिएट करे लर्नर का, सबसे जो बेस्ट टीचर वही होता है। देखो जो टीचिंग मेथड है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता जब तक टीचर, जो बच्चा है उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हम चाहे कुछ भी कर ले बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। तो इंटरेस्ट जरूरी है, ठीक है, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, तो इसका आंसर है बी, ठीक है। अमंग द लैंग्वेज स्किल मोस्ट डिफिकल्टीज, देखो इस टॉपिक को थोड़ा सा समझो यहाँ पे कि लैंग्वेज की स्किल है मोस्ट डिफिकल्ट कौन सा है। सबसे पहले लैंग्वेज की स्किल होते हैं बच्चों चार, ठीक है, LSRW, लैंग्वेज की स्किल होते हैं चार, LSRW, ठीक है। अब इसके अंदर जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, सबसे पहले लिसनिंग, लिसन करता बच्चा, उसके बाद स्पीकिंग करता है, बोलता है, ठीक है, उसके बाद रीडिंग करता है, ठीक है, और उसके बाद राइटिंग करता है। तो सबसे मुश्किल तो है, देखो इससे इस तरफ चलेगा, सबसे इजी पूछ लेता तो लिसनिंग है और सबसे टफ पूछा है तो राइटिंग है, ठीक है। अब इसके अंदर भी एक चीज है, ये चार लैंग्वेज स्किल है, इसमें जो लिसनिंग और रीडिंग है ना, ये होते हैं अपने रिसेप्टिव स्किल, ये होते हैं अपने रिसेप्टिव स्किल, ठीक है। लिसनिंग और रीडिंग होते हैं अपने रिसेप्टिव स्किल, और स्पीकिंग और राइटिंग होते हैं बच्चों अपने प्रोडक्टिव, ठीक है, ये होते हैं अपने प्रोडक्टिव स्किल। देखो लैंग्वेज के चार स्किल होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है। उसके अंदर लिसनिंग और रीडिंग होता है, ये होते हैं रिसेप्टिव, रिसेप्शन, ठीक है, रिसेप्शन से याद रखो। देखो हम कुछ सुनते हैं और रीड करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मिलता है, रिसेप्टिव होता है, ठीक है। लेकिन जो स्पीकिंग और राइटिंग है वो प्रोडक्टिव, वो क्या होते हैं, सबसे बेस्ट कौन से होते हैं, स्पीकिंग और राइटिंग, ठीक है, वो क्या होते हैं, प्रोडक्टिव। और सबसे डिफिकल्ट कौन सा होता है, राइटिंग, और सबसे इजी कौन सा होता है, लिसनिंग, ठीक है। तो ये, और अगर हमसे ये पूछ ले कि जो विकलांग बच्चे होते हैं, विकलांग बच्चे, उनके लिए लैंग्वेज के स्किल है वो कौन से होते हैं, LSWR लिख देना यहाँ पे, ठीक है, LSWR, ठीक है। तो ये उसके जो विकलांग बच्चों के लिए लैंग्वेज की स्किल है, उनके लिए राइटिंग पहले आ जाएगी और रीडिंग बाद में, ठीक है। तो ये विकलांग के लिए। नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, लर्नर की समस्या समाधान की योग्यता को विकसित करने के लिए, सर्वाधिक लर्नर की समस्या समाधान को विकसित करने के लिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, टू प्रोवाइड देम द फॉर्मल रीजनिंग टेक्निक, टू कीप देम बिजी स्टफ एडमिक कोर्स, टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पेट आंसर, स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ क्रिटिकल एटीट्यूड। देखो इसमें जो सबसे जो पॉजिटिव वर्ड है ना यहाँ पे, देखो क्रिटिकल एटीट्यूड, हम लर्नर की समस्या समाधान की योग्यता को कैसे विकसित कर सकते हैं, अगर उसका क्रिटिकल एटीट्यूड को ही डेवलप कर दे। मतलब क्या, अगर उसकी क्रिटिकल एटीट्यूड डेवलप होगा तो उसमें चीजों के तर्क वितर्क करने की क्या होगी, पावर बढ़ेगी, ठीक है, बच्चा अच्छे से समझ पाएगा, क्रिटिकल एटीट्यूड उसका विकसित हो जाएगा, तो वो अपनी जो समस्या समाधान उसको इजिली कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा अपना डी बनेगा, ठीक है, यहाँ पर डी होगा। डेमोक्रेटिक, देखो एक कक्षा में प्रजातंत्र कैसे होता है, कक्षा में पहले बात तो प्रजातंत्र को ही समझो, जहां पर टीचर और बच्चा दोनों ही एक्टिव होते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, वो होता है एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम। तो उसमें क्या है, विद्यार्थी नियमों के चलने के लिए स्वतंत्र, बिल्कुल नहीं, ठीक है, कैंसिल करो इसको। कक्षा में पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के द्वारा ही बनाया जाए, बिल्कुल गलत है। तो कक्षा में कार्य विधियों में अधिकतर छात्र सहभागिता हो, देखो जो कार्य विधि अगर उसमें बच्चा इंटरेक्शन करता है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करता है, तब ही वो डेमोक्रेटिक। देखो टीचर तो समझाएगा, टीचर का तो बिल्कुल मतलब रोल होगा, लेकिन साथ के साथ अगर बच्चा भी उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन दे रहा है, अपना बच्चा भी बिल्कुल एक्टिव है, तो वो क्लास एक डेमोक्रेटिक क्लास होगी, ठीक है। तो आंसर है सी। गुड लर्निंग डिपेंड अपॉन, गुड लर्निंग है, उत्तम अधिगम किसका उत्तम अधिगम है, वो कैसे होगा, टीचर के ऊपर डिपेंड करता हूँ, छात्रों की सक्रिय रुचि, अच्छी शिक्षण विधि,
शिक्षण सामग्री, देखो शिक्षण सामग्री का तो कोई रोल नहीं है गुड लर्निंग में, और टीचर का भी इतना रोल नहीं होता गुड लर्निंग में, जब तक बच्चा इंटरेस्टेड ना हो। जब तक बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है टॉपिक में, टीचर चाहे कुछ भी कर ले, बच्चा नहीं सीख पाएगा, ठीक है। चाहे कैसा भी अच्छा मेथड यूज करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन देखो आप एक चीज देखो, मैं चाहे कितना भी पढ़ाती रहूं आपको, जब आप चीजों को समझोगे ही नहीं, देखोगे ही नहीं, फोन की तरफ ही नहीं देखोगे, तो कैसे समझोगे, ठीक है। तो आपका खुद का भी तो इंटरेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो टीचिंग मेथड है उसका भी रोल नहीं होता, टीचर का भी रोल नहीं होता, बच्चे का खुद का रोल होता है, उसका इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। बच्चे का अगर इंटरेस्ट है तो एक बोरिंग क्लास को भी बच्चा समझ जाता है, ठीक है। और इंटरेस्ट नहीं है तो बहुत अच्छा अगर टीचिंग वे है टीचर का, तब भी बच्चा नहीं समझ पाता। तो यहाँ पर आंसर बी होगा। मेन जॉब ऑफ ए टीचर इज, शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? केवल शिक्षण पर ध्यान देना। देखो ये केवल वाले वर्ड तो बिल्कुल भी मत जाना इनके साथ, ठीक है। छात्रों की गलतियों को लगातार सामने आना, कभी भी एक अच्छा टीचर होगा ना जो छात्रों की गलतियों को बार बार नहीं दोहराएगा, बार बार तो क्या, एक बार भी बस उसको बता देगा कि ये आपने ऐसे गलत किया है, उसके बाद मतलब कभी उसको बार बार रियलाइज नहीं करवाएगा, ठीक है। छात्रों को खुद से सीखने में मदद करना, हाँ देखो कितना अच्छा वर्ड है ना, हेल्प द स्टूडेंट टू लर्न फॉर देमसेल्व्स, सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी अफेक्टिव टीचर। अब देखो टीचर के बारे में ही, कल चाइल्ड के बारे में पढ़ेंगे, आज टीचर के बारे में बता रहा है ये सारी चीजें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी है अफेक्टिव टीचर की, क्या होनी चाहिए? पढ़ाए गए विषय पर गहरा ज्ञान, टीचर को गहरा ज्ञान हो, कड़ा अनुशासन, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, विद्यार्थियों के साथ अच्छा सौहार्द, ठीक है, और गुड मोटिवेटर। देखो एक टीचर है ना, सबसे सबसे पहले चाहे उसको ज्ञान, देखो बहुत टीचर ऐसे होते हैं उनको नॉलेज बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो बच्चों को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते उतना अच्छा, ठीक है। कई टीचर ऐसे होते हैं नॉलेज कम होते हुए भी बच्चों के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं, बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन ये भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। मोस्ट जो क्वालिटी बताई जाती है टीचर में, एक अच्छा मतलब मोटिवेटर होना चाहिए टीचर को, टीचर को मोटिवेट करना चाहिए क्लास को कि आप लोगों के लिए ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आगे फ्यूचर में क्या काम आएगा, इंट्रोडक्शन देना चाहिए, मतलब तुम लोग कर सकते हो, इसको इजीली कर सकते हो, इस टाइप के जो वर्ड है टीचर को बार बार बोलनी चाहिए, ठीक है। तो एक गुड मोटिवेटर होना चाहिए टीचर को। नेक्स्ट देखो, टीचर कैन मोटिवेट द स्टूडेंट्स बाय, कैसे मोटिवेट कर सकता है? अब मोटिवेटर तो होना चाहिए टीचर को, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, लेकिन कैसे? इनाम देकर, गिविंग प्रॉपर गाइडेंस, गाइडेंस देकर, एग्जाम्पल्स देकर, या फिर स्पीच इन क्लास। स्पीच क्लास में स्पीच देने के बाद तो मतलब बच्चे उस टीचर से बात ही नहीं करते, ठीक है। जो टीचर स्पीच देता है वो तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता बच्चों को। एग्जाम्पल भी नहीं, गलत है। योग्य इनाम देकर तो ये तो बिल्कुल ही। प्रॉपर गाइडेंस, देखो इस टाइप के आपको वर्ड मिले ना, गाइडेंस, मोटिवेटर, फ्रेंड, फिलोसफर, टीचर के लिए, तो बिल्कुल उसी वर्ड के साथ जाना है, ठीक है। यूजिंग प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस का यूज करके मतलब टीचर क्या कर सकता है? मोटिवेट कर सकता है स्टूडेंट को, एक अच्छी गाइडेंस टीचर को देनी चाहिए। तो ये यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन थे, इनकी जो पीडीएफ है एज इट इज टेलीग्राम पे डाल दूंगी, और कल हम चाइल्ड सेंटर कुछ करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे उसके। तो यहाँ पे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।